because I was quite fat. I was not fitting in the set rules of beauty. तो लोगों ने बोला कि इंग्लिश तो तुझे आती नहीं है, कैसे स्टार्ट करेगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ ये लोगों के बातचीत करने से जज कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम का है। फिर हर एक वो प्रत्येक व्यक्ति जिसके माता पिता के पास शायद इतना पैसा नहीं है जो किसी को डीएवी या डीपीएस में पढ़ा पाए, तो उनका इंग्लिश एजुकेशन कैसे होता होगा। यानी कि आपके माता-पिता क्या कमाते हैं उससे डिसाइड होता है कि बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा या आपको टारगेट भी कंप्लीट करना है, लोगों जी। से पैसे निकलवाने हैं। रातों रात आपकी लाइफ बदल जाती है। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कि बैग ओपन किया और जो-जो कपड़ा सामने दिखा मैं उसे डालने लग गई कि कोई अगर गुज़र गया है तो अब आपको आगे बढ़ना ही है। जी। और यू हैव टू बकल अप, यू हैव टू स्टैंड अप एवरी डे, यू हैव टू जो चला जाता है आपको उसे जाने देना पड़ता है। जब आप रात को अकेले खाना खा रहे होते हो तो आपको दुख होता है बिकॉज यू मिस दैट कंपनी, बट द अदर पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड विद देयर फैमिली उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है कि अकेले लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। बस खुशियाँ बहुत चीज़ों से बनती है जिस सो आई लुक बैक एट माई सेल्फ, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई बिहेवियर। लोगों को लगता है अगर वो किसी ऐसे स्कूल से आ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। कि सारी गलतियाँ अगर हम खुद करते रहेंगे तो पूरे जीवन हम गलतियाँ ही करते रहेंगे। कि इंसान ने ना एक अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से टाइम को बहुत इजीली डिवाइड कर दिया है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि एवरी पासिंग सेकंड और एवरी पासिंग मिनट इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पासिंग सेकंड के साथ आप किसी भी तकलीफ को लेकर मत बैठिए। अगली सुबह खुश फील करेंगे तो वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पे। और पॉडकास्ट अभी आज का लेट आया है काफ़ी, क्योंकि गाइस कॉलेज में एग्ज़ाम्स वगैरह हो रही थी, तो इसलिए पॉडकास्ट जो कि काफ़ी डिले हो गया है। पीछे एक ब्लॉग आया था जो कि आपने देख ही लिया होगा। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम रियल लाइफ बेस्ड बात करने वाले हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारी डिपार्टमेंट के टीचर हैं, और उनसे आज हम काफ़ी नॉलेज नॉलेज लेंगे, काफ़ी सारी उनसे बातें होंगी। तो मैम स्वागत है आपका। मैम जो कि है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के टीचर हैं, और बेसिकली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हर कॉलेज में ही पाया जाता है। तो आज इनसे ही हम बात करेंगे, सारी बातें होंगी। पॉडकास्ट को गाइस पूरा ज़रूर देखें। सो मैम कैसे हो पहले तो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने आपके सारे ही जो हाँ। दोनों वीडियोज़ हैं वो देखे हैं। एंड नॉट इवन जस्ट द वीडियोज़, आई हैव सीन यू इन द क्लासरूम एज़ वेल सिंस द वेरी यस। फर्स्ट डे एज़ वेल। एंड आई लाइक the work that you're doing through this थैंक यू podcast. मैम। So it's a pleasure to It's be really here. a big thing for me. For it's not just a compliment but a motivation for me Yes, actually. You are my teacher since first year. Now I'm yes. in second year. So I have learned a lot from you. And साथ ही साथ मैंने आपको पर्सनली देखा भी है। आप को जब गुस्सा आता है आप बहुत ज़्यादा अनफ्लैपेबल रहते हैं, क्योंकि मैंने टीचर्स को मैं मिला हूँ, जिनसे भी मैं पढ़ा हूँ, वो ऐसा होता है कि किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाए, पर आप बहुत ही कूल एंड काम रहते हैं। तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आप फॉलो करते हैं? ये एक्चुअली बहुत फनी बात है क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जी। वो इस बात से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएँगे। वो बल्कि ये कहेंगे कि जब मैं गुस्से में आती हूँ तो मैं अनफ्लैपेबल की जगह बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक और या कुछ इविल सॉर्ट ऑफ बन जाती हूँ बिकॉज़ बट आई बिलीव कि जो गुस्सा है जो भी पर्सनल गुस्से से आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है टीचर्स के साथ कि कहीं का गुस्सा कहीं और होता है और वो कहीं और पे निकल जाता है। बट आई बिलीव बीइंग अ टीचर मुझे ये हमेशा पता होता है कि जो मेरा गुस्सा है या इफ समथिंग हैज़ हैपेंड एट हाउस जी। और पर्सनली, वो मुझे गुस्सा वहीं निकालना है। या आई हैव माय पीपल जिन पे जो मुझसे बड़े हैं या जो मेरी एज के हैं, जो मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। पर बच्चों पे गुस्सा निकालना मुझे किसी भी एंगल से सही नहीं लगता। जी। और अगर हम सब साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, एक चीज़ होती है ट्रॉमा बॉन्ड, कि जैसे वो होता है ना कि मेरी पहली जो बड़े लोग थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया, जी। तो जी। अब जो मुझसे आगे आएँगे मैं उन्हें भी वो नहीं करने दूँगी। तो वो वही है कि एक साइकिल है कि घर पे कुछ ठीक नहीं गया, किसी ने मुझ पे गुस्सा उतारा, मैं कॉलेज में आऊँगी, मैं बच्चों पे गुस्सा निकालूँगी। जी। बच्चे घर जाएँगे, वो अपनी मम्मी पे गुस्सा निकालेंगे। जी। जी। एंड वो साइकिल अगर ब्रेक कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ज़रूर करना चाहिए। आप इस कैंपस में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। जब आप एजुकेशन ले रहे थे, आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, क्या आप उन दिनों को मिस करते हैं?
आप किस तरह के स्टूडेंट आप रहे हैं? कैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ को एनहांस किया? कैसे आपने प्रोडक्टिव हुए आप? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिनको नॉस्टैल्जिया नहीं हुआ है जी, काफी टाइम तक। आई नेवर मिस्ड कि मैं बैचलर में हूँ, मैं मास्टर्स में हूँ, तो अरे स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे। बिकॉज टू बी फ्रैंक, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज हाईली डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। तो आई वाज ट्वाइस डिसिप्लिन इंचार्ज, वाइस हेड गर्ल। तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की वजह से, but I was on one time at one at time I was highly disciplined, जी, but on the other side, because I was quite fat, I was not fitting in the जी, set rules of beauty। जी, तो वो काफी बुली वगैरह भी देखना पड़ता था। तो अब उसमें याद करने जैसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है जिसको मैं वापस पीछे मुड़कर देखूं और रिमाइंड करूं कि क्या खूबसूरत दिन थे। जी, जी, बट जी, जब व्हेन आई टॉक अबाउट माय एमबीए, वो दिन बहुत खूबसूरत थे। पहली बार अपना घर छोड़ा और जब एमबीए में आए तो लोगों ने रिकॉग्निशन दिया कि एक जो मेरा स्टार्टअप था उसको रिकॉग्नाइज किया कि मैंने खुद का एक एनजीओ स्टार्ट किया था। वो याद करती हूँ। और एमबीए में फाइनल ईयर में जैसे हमारे टाइम पे इतना था नहीं अटेंडेंस का, जी, जी, तो छुट्टी पड़ी, गोवा घूमने निकल गए, पुणे से शॉर्ट डिस्टेंस है, अमृतसर घूमने निकल गए। जी, तो एमबीए मिस करती हूँ एजुकेशन में। बैचलर डिग्री में कई लोगों ने मुझे ये बोला कि जब मैं एनजीओ स्टार्ट करना चाहती थी वो इंग्लिश बेस्ड था। जी, तो लोगों ने बोला कि इंग्लिश तो तुझे आती नहीं है, कैसे स्टार्ट करेगी। तो वो जो स्ट्रगल वाला पीरियड है उस पे मैं इतना नॉस्टैल्जिया फील नहीं करती, लेकिन अब मैं 28 साल की हो गई हूँ। जी, जी। अब लाइफ बहुत चेंज हो गई है। तो अब कभी कभी याद आती है स्कूल के दिन कि मजे करते थे एंड ऑल। और मैम आपने एनजीओ की बात की तो हम्म। उस एनजीओ के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँ कि आपने किस तरह से उसको शुरू किया? किस चीज़ के लिए शुरू किया? टीचर्स डे के दिन एक छोटा सा सिनेरियो था कि टीचर्स डे था हमारे बैचलर डिग्री में। जी, और ये पहली बार मैं बता रही हूँ, अगर मेरे कोई फ्रेंड्स देखेंगे बैचलर डिग्री की तो जी, उनको शायद बुरा भी लग जाएगा। बट छोटा सा सिनेरियो था कि टीचर्स डे है और दो लड़कियां मेरे सामने बैठी थी बेंच पे, और आगे दो लड़कियां गई और उन्होंने तमेवा माता च पिता तमेवा का वो जी, जी, पूरा जी। श्लोक गाने लग गए। तो वो जो दो लड़कियां मेरे सामने बैठी थी, आई डोंट नो फ्रॉम विच स्कूल दे वर, बट दे सेड कि बेट लगा ली ये ना सरस्वती शिशु मंदिर से है। हुँ, तो अब सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा स्कूल था जो मेरे स्कूल के ठीक आगे था। और मेरे स्कूल और वो स्कूल दोनों ही बहुत छोटे स्कूल थे। इंग्लिश मीडियम तो थे पर वहां पे हर वक्त कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। जी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, ये लोगों के बातचीत करने से जज कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम का है। फिर हुँ, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हर एक वो प्रत्येक व्यक्ति जिसके माता पिता के पास शायद इतना पैसा नहीं है जी, जो किसी को डीएवी या डीपीएस में पढ़ा पाए, तो उनका इंग्लिश एजुकेशन कैसे होता होगा। यानी कि आपके माता-पिता क्या कमाते हैं उससे डिसाइड होता है कि बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। तो ये कौन-सी भी एक साइकिल है, यूनिवर्सिटी में कौन सी जाएगा? यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो ये भी एक साइकिल है, क्योंकि गरीब का जो बच्चा है फिर वो गरीब स्कूल में जाएगा, जी, एजुकेशन पुअर होगा, दैट बिकम्स अ साइकिल। तब मैं और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो वी बोथ डिसाइडेड, ही हेल्प्ड मी इन दैट, एंड आई दैट वाज माय आइडिया कि एक अप नाम का एनजीओ स्टार्ट करेंगे। जी, छोटे-छोटे स्कूलों में जाएँगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, जी, इंग्लिश पढ़ाएँगे और कंप्यूटर पढ़ाएँगे, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड ये सब पढ़ाएँगे। और 2-3 स्कूलों में हमने पढ़ाया। मैं अपने खुद के स्कूल में पढ़ाया, जी, वो बहुत कमाल की चीज़ थी। अपने खुद के स्कूल में पढ़ाया और ये मैंने बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में किया। तो फिर जब तक मास्टर्स में फिर पुणे जाना था तो वो सिर्फ 1 साल तक कर पाए। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा रह गया कि वो एक वन ऑफ द रीज़न है कि आज मैं टीचर हूँ। जी। अगर वो एनजीओ नहीं होता तो मैं आज टीचर भी नहीं होती। है। तो टीचिंग प्रोफ़ेशन में आने का फिर आपने फाइनल डिसाइड कैसे लिया? क्योंकि डिसीज़न एकदम से नहीं बनते। बहुत सोच विचार के बाद एक ह्यूमन जो कि ये डिसीज़न्स लेता है। एब्सोल्युटली एकदम से डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लिया। एक पूरा ट्रांज़िशन प्रोसेस था। बच्चों को बोला कि अब तो मैं एमबीए करने जा रही हूँ, तो नाउ आई विल बी लीविंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, जी, भिलाई, एंड देन आई विल बी गोइंग टू पुणे। वहाँ पे जाने तक भी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे या तो मुझे बिज़नेस करना है, जी, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, जी, या तो मुझे मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में आगे बढ़ना है। बट एंड आई वेंट देयर, मैंने मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशन लिया, सब कर लिया। पहली जॉब भी लग गई जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। सेल्स में थी, कई बार लोगों को सेल्स जैसा बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़िंग होता है कि आपको टारगेट भी कंप्लीट करना है, लोगों जी, से पैसे निकलवाने हैं। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं, मुझे सेल्स करना है या मुझे बिज़नेस करना है। बिज़नेस इवेंचुअली मैंने किया,
लेकिन सेल्स में मुझे डिफिकल्टी होती थी परफॉर्म करने में, बिकॉज बाय दैट टाइम आई रियलाइज्ड आई वाज नॉट अ टारगेट ओरिएंटेड पर्सन बट मोर ऑफ अ पीपल पर्सन, जी, काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये तो काम हो नहीं रहा है, जॉब छोड़ दी और 2 सीवी बनाए और जॉब्स पे अप्लाई किया। लकीली एक कंपनी थी जिन्होंने एज़ अ फ्रेशर मुझे ट्रेनर ले लिया। जी, और सबसे कमाल की बात ये हुई जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टीचिंग ही करनी है, क्योंकि मेरी जो सेल्स की जॉब थी वो अराउंड 9 मंथ से 1 ईयर की थी। जैसे ही मैं टीचर बनी, इवेंचुअली वो करियर में ग्रोथ बहुत जल्दी-जल्दी हो गया। जी, So I realized that I was like Sachin Tendulkar being trying to be Lata Mangeshkar kind of हुँ, connection was there. और जैसे मैं अपनी फील्ड में आई, I started doing things very nicely. अपने आप सब नेचुरली होता था। तो वो आपको अपने आप अंदर मन से पता लग जाता है कि ये काम करने में मेरा दिल राजी हो रहा है। जी। तो ये काम करने में मेरा दिल राजी हो गया था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि टीचिंग ही डेस्टिनेशन। मैं हर पॉडकास्ट पे इस क्वेश्चन को लेके आता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हम्म। और क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमारा मन जो कहता है वो करने से कुदरत भी हमारा साथ देती है? कि गॉड भी हमें उस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, चीज़ें मैनिफेस्टेशन की मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं हम। कल मैं आपका पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें जी, आपने सर से पूछा था कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जी। वाला। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि क्वेश्चन हुँ, मेरे पास ना आ जाए। जी, बट आई बिलीव जब आप किसी चीज को सोचते हो और सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को उसमें सेट कर देते हो। जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इस पे पूरा पूरा विश्वास रखती हूँ, बट क्योंकि मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा, पर्सनली जो मेरे सिस्टर हैं उनके साथ हुआ है, तो मैंने देखी है चीजों को होते हुए कि आपने किसी चीज को अपने डायरी में लिख दिया कि मेरा जो लाइक जनरली पैसों की अगर हम बात करें, क्योंकि जी, हम वी ट्राई टू मैनिफेस्ट मनी अलॉट, इट्स डिफिकल्ट टू अर्न मनी। तो अब किसी ने लिख दिया कि 8 लाख का पैकेज हो जाना चाहिए और हो जाता है। तो जब आप उसको देखते होते हो तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी, सिर्फ मनी की भी बात नहीं है। अगर इवन आप बात करो आपका बिहेवियर, आप अपने रिलेशंस कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप सोचोगे अपने मन में कि लेट्स सपोज कि मैं टॉप करना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे इतने व्यूज हो जाएं। कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल है। लेट्स सपोज कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी रहूं और बारिश गिर जाए। दैट्स जी, डिफिकल्ट। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, हम चीजों को ये सोच के मैनिफेस्ट करें कि क्या ये डुएबल भी है। और जब आपको ये सेट हो जाए कि हाँ ये रियलिस्टिक गोल है, ये अचीवेबल है, उससे आप एक स्टेप आगे चले जाओ। और वो जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, जो थोड़ा जी, डिफिकल्ट टू अचीव लग रहा है, मुझे लगता है उसको अगर हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठे रहूं और बैठे बैठे मेरे 100 दोस्त बन जाएं और बस सब पैसा आ मुझे, जाए। हाँ जी, बहुत पैसा आ जाए, लोग मुझे चाहने लगे, जी, मैं कितनी भी बदतमीज हूं पर फिर भी लोग मुझे चाहे। हुँ, वो इनकरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। आप ब्लाइंडली नहीं भरोसा कर सकते मैनिफेस्टेशन पे। आपका पूरा बॉडी, दैट इज योर वर्क, जी। मेंटली योर इमोशंस नीड्स टू बी पुट इन दैट मैनिफेस्टेशन, तब डेफिनेटली वो काम कर सकता है। काफ़ी हमने जब बैठ के डिस्कशन की तो आपने बोला कि आफ्टर द लॉस ऑफ फादर आप थोड़े से डिप्रेस्ड थे और थोड़े से मुश्किल हो रही थी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने में। तो उस ट्रेजेडी से आप कैसे मूव ऑन या कर रहे हैं? या किस तरह अब आपकी लाइफ है? थोड़ा सा बोलना काफी कम हो जाएगा। जी, आई बिलीव कोई भी बच्चा कभी पेरेंट्स को खोने के लिए और कोई भी पेरेंट्स कभी भी बच्चे को खोने के लिए कभी रेडी नहीं होते, जी, चाहे कितना भी सिक्योर कर ले वो अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, रातों रात आपकी लाइफ बदल जाती है। मुझे बिल्कुल। याद भी नहीं है मैं क्या पर्सन थी बिफोर माय फादर वेंट। आई मे बी आई वाज सम यू नो मतलब बहुत ही ज्यादा बेफिक्र इंसान या बहुत ही ज्यादा ऐसा। लेकिन वो चीज रातों रात बदल गई। आई स्टिल रिमेम्बर द मोमेंट व्हेन आई हर्ड द न्यूज कि गुजर जी, गए हैं। तो आई वेंट बैक, मैं पुणे में ही थी, मैं फटाफट अपने रूम में गई, बैग ओपन किया और जो जो कपड़ा सामने दिखा मैं उसे डालने लग गई। उस एक क्षण में, इन जस्ट 1 सेकेंड, देयर वाज अ 360 डिग्री चेंज इन मी कि अब आपको बड़ा होना है और अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। आप रोते धोते नहीं बैठ सकते, जी, बट आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपको समझ में आता है। आप कई सारे, जैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे दूसरों के लिए भी और जी, बच्चों के लिए भी।
बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में कि उनके पेरेंट्स किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जैसे आपके घर में कूलर रिपेयर हो रहा है, बिजली रिपेयर हो रही है, घर पे इनकम आ रही है, हम उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जी, लेकिन जब एकाएक कोई बड़ा चला जाता है, आपको वो इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अब जब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। जैसे पेरेंट्स ने कभी हमसे शेयर नहीं किया कि उनकी क्या फिक्स्ड डिपॉज़िट्स है, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन क्या इंश्योरेंस परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर जब आपको वो ज़ीरो से एकाएक करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। लेकिन अगर वही माता-पिता अपने बच्चों को बताएँ कि देखो हम ये कर रहे हैं, ये ऐसे होता है, अगर कभी मैं ना रहूँ तो तुम्हें ये चीज़ ऐसे मैनेज करनी है, जी। तो वो ईज़ी हो जाएगा। ये तो एक एक टिप है, एक चीज़ हुँ, है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लेकिन मैंने वो कैसे किया वो मैं वो एक कोई जादू नहीं है। वो मन की शक्ति अपने आप आ जाती है क्योंकि आपको पता है कि कोई अगर गुज़र गया है तो अब आपको आगे बढ़ना ही है जी, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास। You have to buckle up, you have to stand up every day, you have to wake up every morning and choose कि जो है अब उसको कैसे टैकल करना है। जो लोग आपके साथ जीवित हैं, जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कैसे खुश रखना है। आफ्टर द लॉस ऑफ माय फादर आई वेंट टू गोकर्णा इन माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक समुंदर में बैठी रही, बहुत देर तक। और मुझे याद है कि मैंने सोचा कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉलिक पर्सन थे, जी, ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। तो मैं हमेशा मैंने उस समुंदर में ही बैठ के सोचा कि अब मेरे फादर आज़ाद हैं। बेटियों की पढ़ाई के खर्चों से, फ्यूचर की टेंशन से, घर के मेंटेनेंस से, अपनी नौकरी से वो आज़ाद है। एंड दैट टाइम आई कि छोटा-सा एक ये चीज़ था कि मैं समुद्र में बैठी थी और मैंने सोचा कि और मैं पानी को ऐसे कर रही थी एंड आई जी, वाज़ जस्ट थिंकिंग कि आई एम लेटिंग दैट गो। तो जो चला जाता है आपको उसे जाने देना पड़ता है। जिस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो है कोविड-19। जी, ओह! आई हेट इट बिकॉज़ दिस वाज़ नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ कोविड-19। जी, तो जो लोग बोलते हैं कि कोविड कुछ भी नहीं था और कोविड तो बस गवर्नमेंट का बनाया हुआ था कि नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है। कोविड असली था। जिन्होंने अपनों को खोया है वो जानते हैं कि असली था। बाकी ये उससे ओवरकम होना जो हुआ वो आई बिलीव जब भगवान कुछ लेता है तो वो शक्ति भी अपने आप दे ही देता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कोविड में काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ़्स खोई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी लाइफ़ इमोशनल बैगेज को कैरी करें, हमको मूव ऑन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारे पेरेंट्स अगर हम हमसे बिछड़ चुके हैं, तो उसका भी लॉस हो या कैसा भी लॉस हो, मूव ऑन तो करना ही होता है। अभी हम एक ऐसे क्वेश्चन पे आएँगे जिसमें आजकल की जनरेशन काफ़ी रिलेट कर पाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग अलोन, लोग अकेले नहीं रह पाते हैं, उन्हें कोई ना कोई चाहिए। हाउ डू यू मैनेज दीज टाइप ऑफ थिंग्स? क्या क्या आप सोचते हैं कि अकेले रहने में क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि एक अपने साथ टाइम स्पेंड करना तो एक्चुअली में ज़रूरी है, पता चलता है कि हम एज़ अ पर्सन क्या हैं, क्योंकि एज़ अ पर्सन हम इटसेल्फ हमें ही पता है कि हम क्या हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो लोनलीनेस में है, दूसरे जो सॉलिट्यूड में है। अब अगर मान लीजिए आप एक वो पर्सन है जो अकेले रह रहे हैं मगर आप लोनलीनेस में हैं, तो आप दुखी रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आप वो पर्सन है जो आप अकेले रहते हैं पर सॉलिट्यूड एन्जॉय कर पाते हैं, तो सॉलिट्यूड क्या मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जी, हैप्पी वाला इमोशन है। अकेले हैं, खुश है। लोनली मतलब कि अकेले हैं और दुखी हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने घर से दूर रहते हैं, इसके 2-3 चीज़ें आपके डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अकेले होते हैं, आप अपने कपड़े धोने, इस्त्री करने, खाना पकाने, बर्तन धोने, साफ-सफाई करने, इन सब के ज़िम्मेदार खुद बन जाते हैं। आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन जाते हैं, जिसको सर्वाइवल स्किल्स पूरी आ गई है, कि खाना लेकर आना है और जी, अपनी फिटनेस का ध्यान खुद रखना है। आपकी मम्मी वो सब काम करके नहीं दे रही है। तो आप एक काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाते हैं। जो व्यक्ति अकेले रह रहा है वो कभी भी उस पर्सन के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता जो फैमिली के साथ रह रहा है बिकॉज़ फैमिली में सब एक-दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा कर देते हैं। आपको मार्केट में जाना है कोई आपको छोड़ देगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए मुझे कहीं जाना है तो मुझे 2-3 बस लेके जाना पड़ेगा अगर मेरे पास मेरी खुद का व्हीकल जी, नहीं है तो। तो ये एक सर्वाइवल स्किल और एक ये कंप्लीट सेल्फ इंडिपेंडेंस आ जाती है। लेकिन डिफिकल्ट भी है। जब आप रात को अकेले खाना खा रहे होते हो तो आपको दुःख होता है बिकॉज़ यू मिस दैट कंपनी, यू मिस दैट फैमिली।
जहाँ पे जैसे यंगस्टर्स की मैं अगर स्पेशली बात करूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यंगस्टर्स समझे कि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में आई बिलीव जो मेरे बचपन के केजी 1 तक के जो दोस्त हैं, वो अभी तक मेरे साथ हैं। तो कोई स्ट्रेस हुआ, तो वो मोस्टली मुझे फ़ोन कर देंगे या मैं उन्हें फ़ोन कर दूँगी। तो जो बचपन के दोस्त हैं, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, उनका साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो लोनलीनेस को आप सॉलिट्यूड में बदल पाओ, आप उनसे बात करके रिलैक्स कर पाओ। इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब आप अकेले रहते हैं, आप बहुत सारा टाइम जो है वो खुद के साथ बिता रहे हैं। आप अपने थॉट्स के को आपको रिफाइन करने का टाइम है, सोचने का टाइम है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ कैसे बनाना चाहते हैं। तो अकेले रहना इज नॉट ऑल हैपनिंग कि अरे अकेले रह रहे हैं अब हुँ, पार्टी करेंगे चंडीगढ़ जाएंगे हुँ, इट्स हुँ, हुँ। इट्स नॉट लाइक दैट। अकेले रहना इट्स नॉट एट ऑल ऑल फन। अकेले रहना कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन मेरे भी कलीग्स में कई लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अरे मैं तो अकेले रहती हूँ तो मैं तो बहुत फ्री लाइफ जीती होंगी। बट नो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुक माई ओन फूड, क्लीन माई ओन हाउस, क्लीन माई ओन क्लोथ्स। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने 100% रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। तो इट्स बैलेंस ऑफ बोथ। मैम काफ़ी चीज़ों का रिग्रेट होता है जब हम एक सर्टेन एज पे पहुँच जाते हैं। जैसे आपने बोला आप 28 पहुँच चुके हैं, अब आपको थोड़ा-सा रिग्रेट है कि थोड़ा एन्जॉय करना रह गया या मिस किए कुछ दिन। तो मैम किन चीज़ों का आप रिग्रेट करते हैं कॉलेज में, स्कूल लाइफ में? क्योंकि अभी टाइम हर साल टाइम बदलता है, हर दिन टाइम बदलता है। तो किस तरह आपने चेंजेस देखे हैं, किस चीज़ का आपको रिग्रेट होता है? रिग्रेट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ जो हम कहते हैं कि स्कूल में मस्ती करना या कॉलेज में मस्ती करना, उस चीज का रिग्रेट थोड़ा कम है। व्हेन आई लुक बैक आई फील कि और मस्ती हो सकती थी। मतलब मैं बंक वंक करने वाली बच्ची नहीं थी। मुझे लगता है कि चलता है थोड़ा सा। इवन जो स्टूडेंट्स भी अगर देखेंगे जी, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना जरूरी है कि ये जो दोस्तों के साथ वाला टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा। जी। कि आप आप पैसे तो आ रहे हैं, फीस पे हो गई है और आप हुँ, एंजॉय कर सकते हो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। हुँ, तो वो थोड़ा सा कम एंजॉय किया। पढ़ाई पे हमेशा से फोकस ज्यादा था। इवन कई बार मेरे फादर बोलते थे कि जब मैं कॉलेज में था मैं तो बंक मार के पिक्चर देखने चले जाता था, हुँ, तुम लोग तो कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं हो। जी, तो ये थोड़ा-सा बहुत ही लिटिल बिट मिस करती हूँ। हुँ, सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा है कि आई वाज़ वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे। 24 इयर्स की थी आई बिलीव मैं शायद। तो मैं अपने पिताजी के साथ ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ार पाई। कई बार अ, हमेशा से एक ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी पढ़ाई और करियर करने के लिए पुणे चली गई। आई लेफ्ट माय होम इमीडिएटली आफ्टर माय बैचलर डिग्री। क्या वो सही था या फिर घर पर रुककर पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना सही था? और ये मुझे लगता है सबकी लाइफ में हमेशा ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। आपके भी दिमाग में जी, ये क्वेश्चन आता होगा और हर वो एक व्यक्ति जो अपने घर से दूर रह रहा है उसके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्या ज़्यादा सही है? बिकॉज़ रिग्रेट तो होता है। आप अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने घर रही होती, कुछ नहीं किया होता, तो शायद मैं आज ये पॉडकास्ट नहीं बना रही होती। जी, और तब मन में ये रिग्रेट होता था कि क्या यार घर पे ही बैठे रह गए। बाहर निकल गए, घर वालों के साथ टाइम नहीं गुज़ारा, तो ये रिग्रेट रह गया कि तो वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है ना, कितनी भी कोशिश कर लो जी, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो वो रिग्रेट रहता है। अपने दोस्तों के कुछ पर्सनल सजेशंस को ना मानना, जी, जैसे दोस्तों के बीच में होता है, दोस्त जेन्युइन सजेशन देते हैं, जी, लेकिन आपके अंदर एक ज़िद होती है, आप जब पैशनेट होते हो, आपके अंदर एक ज़िद होती है कि जो मैं सोचता हूँ, वो मैं सही सोचता हूँ और जो मैं करूँगी वही सही है। नहीं, कभी-कभी दोस्तों की बातों को, अपनी बात को कम प्रेफ़रेंस देके दोस्तों के सजेशंस मान लेने चाहिए। मैं बहुत पहले गुस्सा करती थी, अभी भी कभी-कभी करती हूँ। वो गुस्से का मुझे रिग्रेट होता है। बट आई बिलीव दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सबके अपने-अपने इमोशनल वीकनेसेस हैं। जितना ज़्यादा उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, ग्रो कर जाएँगे। बट हाँ, ये छोटी-मोटी 2-3 चीज़ें हैं कि थोड़ी मस्ती कर लेते, थोड़ा घर में और टाइम स्पेंड कर लेते, वो रिग्रेट थोड़ा-सा लगता हुँ। है। मैम अभी अ, हमारे यहाँ तो 5 डेज़ वर्किंग होता है टिल हुँ, फ्राइडे, मंडे टू हुँ। फ्राइडे, तो काफ़ी बिज़ी और शेड्यूल रहता है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। आप किस तरह आप अपने आप को खुश रखते हो, किस तरह आप हैप्पी रखते हो खुद को?
कि आपकी हैप्पीनेस की क्या है? की ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ? जहाँ तक बात टाइम मैनेज करने की है, इट बिकम्स वेरी ईज़ी एंड आई वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ माय ईज़ीएस्ट जॉब बिकॉज़ आई हैव वर्क्ड इन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में आपको टाइम नहीं मिलता। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन पुणे, आई यूज्ड टू लीव माय हाउस इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock एंड देन कम बाय एट 9 पीएम। सो तब टाइम नहीं बचता था और तब आई यूज्ड टू ड्राइव माय ओन व्हीकल। माय हाउस वाज नियर बाय बट देयर वाज ट्रैफिक बिकॉज़ मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक ज्यादा होता है। अब जी। मैं कैंपस में ही रेसिडेंस हूँ, मतलब रह रही हूँ। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो अभी मेरे लाइफ में इट इज वेरी इजी टू मेंटेन दैट वर्क लाइफ बैलेंस। आई वुड से इट इज काइंड ऑफ इजी फॉर मी नाउ। बट यस, जो की टू हैप्पीनेस है और वर्क लाइफ बैलेंस है, ये तो सिर्फ मेरा पर्सनल हो गया। बट द अदर पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड विद देयर फैमिली, उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है जी। बिकॉज उनके पास घर जाने के बाद एट दिस एज दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। just because I am staying here only and I have like I'm staying alone here, so it becomes easy to manage that time. की टू हैप्पीनेस इफ यू वुड से, काफी लेट मैंने अभी अभी रिसेंट मेरा ये इपिफनी हुई है, मुझे रियलाइजेशन हुआ है जी। कि अकेले लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई हैव स्टार्टेड स्टे मोर अराउंड द पीपल। आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग पीपल। मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज में कि अपने दोस्तों का बर्थडे याद रख लिया या दोस्तों को कॉल बैक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करने लगी हूँ कि मुझे बर्थडेज याद रहे, मैं अपने दोस्तों को कॉल बैक करूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ ऐसा भी था कि एक बार अगर मेरा ऑफिस खत्म हुआ, जैसे 4:20 को हमारा जी। कॉलेज खत्म होता है, उसके बाद मैं किसी का फ़ोन भी नहीं रिसीव करती थी। फ़ोन बजते रहे, आई डू नॉट केयर। आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव एनीबॉडीज़ फ़ोन एक्सेप्ट माय मदर्स आफ्टर हुँ। लाइक शी कॉल्स मी एवरी डे, तो बस वो। बट देन अब मैं वो चेंज कर रही हूँ धीरे-धीरे कि अगर मेरे दोस्तों का फ़ोन आया, उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उठाऊँ। बिकॉज़ की टू हैप्पीनेस इट्स नॉट इन लोनलीनेस और इट इज़ नॉट इन सॉलिट्यूड। आप देखें लोग बहुत खूबसूरत हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको इरिटेटिंग लगेंगे। जी। इरिटेटिंग क्या, मुझे तो कई बार लोग बर्दाश्त भी नहीं होते। लेकिन जब आप की टू हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस खुशियां बहुत चीजों से बनती है, जिसमें अकेले रहना, लोगों के साथ रहना, उनकी बकवास को टॉलरेट करना जी। और फिर उनसे प्यार भी करना, प्यार लेना, ये सब खुशियों का पार्ट है। तो की टू हैप्पीनेस, आई वुड से फिलहाल मेरा जो की टू हैप्पीनेस ये है, बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली। की टू हैप्पीनेस ये है कि जब मैं अपने वर्क स्पेस पे आती हूँ, तो जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत दिल खोल कर मिलती हूँ। और फिर जब मैं अकेले अपने फ्लैट पे होती हूँ, तो बहुत दिल खोल के मैं खुद से भी मिलती हूँ। जी। किताबें पढ़ती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन है जिसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ बाकायदा कि ये मुझे फील हुआ तो ये कैसे फील हुआ होगा और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, उस पे मैं जी। वर्क करती हूँ। अंडरस्टैंड करती हूँ कि मेरा अगर कोई गलत बिहेवियर है या मैंने कभी किसी बच्चे पे चिल्ला दिया, तो उसका उसके साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। सो आई लुक बैक एट माई सेल्फ, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई बिहेवियर। तो वो अच्छा अभी एक बैलेंस चल रहा है और आई बिलीव अभी करंटली वही मेरा की टू हैप्पीनेस है। जी। दूसरों से भी दिल खोल कर मिलो और साथ ही साथ अपने आप से भी। तो मैम अभी आपने एजुकेशन ले ली, आपकी स्कूलिंग हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स हो गई, आपने 3-4 साल, 5 साल काम भी कर लिया, यू हैव वर्क्ड एवरीवेयर एंड हम्म। वेयर यू लव टू बी। सो मैम अभी आप क्या सोचते हैं? अभी आपका लाइफ का मोटिव क्या है? क्या अचीव करना बाकी है? क्या अचीव आप कर रहे हैं? दो तरीके के गोल होते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। काफी क्लियर है मेरे गोल्स, पर उसमें थोड़ी सी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स काफी जी। ज्यादा है। एजुकेशन के मैटर में मैं चाहती हूँ कि अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। जी। अब मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। आपने क्या-क्या कर लिया है बैचलर्स में, मास्टर्स में? Education, my education is quite simple. I did BBA because I wanted to be in sales. So I जी। did BBA and afterwards, of course, there was MBA. So I did my MBA in Pune from Pune University. The institute was SBIMS, and amazing environment, amazing college it was. I completed my education there. Then I did not have any technical training to become a teacher. जैसे एमए करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, तो वैसा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है।
तो मतलब ये चीज़ आपके अंदर से ही आई है टीचिंग हाँ, वाली? वो एक इंटरेस्ट। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी भी कई बार मैं बहुत फॉर्च्यूनेट समझती हूँ उन लोगों को जो टीचर बनना चाहते थे और जिन्होंने बीएड, एमएड, बीए, एमए किया। क्योंकि वो एजुकेशनल और साइकोलॉजी की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जी। मैंने पढ़ा नहीं है। तो अब कई बार जब कुछ चीज़ें होती है जो एकेडमिक्स की है या बच्चों से जुड़ी हुई है, मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो ये सेल्फ स्टडी में अभी मुझे मेरे एक्सपीरियंस को साढ़े 6 साल हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस को लगभग। तो मैं साढ़े 6 साल से सेल्फ स्टडी ही करती आ रही हूँ। और अभी भी वो सेल्फ स्टडी ही चल रहा है कि एजुकेशन में कोई बात नहीं समझ में आएगी, एकेडमिक्स में कोई बात समझ नहीं आएगी, तो उसे ज़ीरो से स्टार्ट करके पढ़ना, चाहे लाइब्रेरी से, चाहे रिसर्च करके, उसे ज़ीरो से पढ़ना पड़ता है। जी, सो माय कंप्लीट एजुकेशन वाज़ इंटू प्रॉपर मैनेजमेंट। जी, एजुकेशन की मेरी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। Then further on, I became visiting faculty, and then I worked into institutions. There in institution we used to teach IELTS. अब आइल्स की भी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जी। मेरी है नहीं। तो जो प्लेसमेंट्स के ज़रिए जीडीपीआई में सीखा, जो बचपन में जैसे मैंने कहा कि काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट थी मैं अपने जी, स्कूल में, हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, प्रेयर गाना, पीटी कराना, स्पीचेस देना, तो वो जो ऑरेटरी स्किल्स थी, उसी से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन गए। इंग्लिश धीरे-धीरे आ गई अपने आप। लोगों ने बोला कि आप ना ये इंग्लिश गलत बोलते हो, वो इंग्लिश गलत बोलते हो। इंग्लिश को मैंने सीखा है। My school was not like it was English medium school, but nobody spoke in English. And actually, this is a very current problem. लोगों को लगता है अगर वो किसी ऐसे स्कूल से आ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं सिखाई जाती या आपको इंग्लिश नहीं आती, if today I can speak fluently in English and I can be an English language expert, I believe anybody coming from the background where people इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जहाँ पे जी, जिनके बैकग्राउंड में या उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, आप इजिली इंग्लिश सीख सकते हो। भाषा ही है, मैंने सीखी है तो कोई भी सीख सकता है। जी, एंड देन आई डिड आइल्स एंड ऑल दोस ट्रेनिंग, बट देन कोविड आ गया। जी, फिर अपना मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, एंड स्टार्टअप वाज ऑनलाइन। वी जी, यूज्ड टू टीच इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल स्टूडेंट्स। फिर वहां से बिजनेस ओनर बन गए। जी, अपने खुद के सेंटर को पहले ऑनलाइन चलाया जी, और उसके बाद उसके 2 ब्रांचेस भी ओपन करे। तो मगर वो सब कुछ कोविड के दौरान होता रहा। तो कोविड में कभी ऑफलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। तो उसी दौरान में एक नया अपने होम टाउन में अपना खुद का एक सेंटर भी ओपन कर लिया, बिज़नेस ओनर भी बन गए। फिर जब ऑनलाइन पढ़ा-पढ़ा के बोर हो गए, तो यूनिवर्सिटी टीचर बन गए। जी। और साथ ही साथ अगर आप इस पॉडकास्ट के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका शुक्रिया, क्योंकि पॉडकास्ट को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज गेन करना, किसी की लाइफ से सीखना, किसी से एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि सारी गलतियां अगर हम खुद करते रहेंगे तो पूरी जीवन हम गलतियां ही करते रहेंगे। तो दूसरों ने क्या गलतियां की उनसे सीखना, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हम सबको सीखना चाहिए। तो आपने अगर पुराने भी पॉडकास्ट में से कोई नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखना। तो जैसे आपने बोला अभी आप 28 की हैं, तो मैं ऐज में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि हर टाइम जो कि एक ह्यूमन है, एक लाइफ लेसन को अपग्रेड करता है अपनी लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करता है, हर टाइम चेंज होता है, हर दिन हम कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आप किस तरह का लाइफ लेसन आप हमारी ऑडियंस को देंगे, कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करना है, किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है अपने एजुकेशन टाइम पे, क्योंकि ये टाइम जो कि ये मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी बहुत प्रीशियस टाइम होता है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, काफ़ी चीज़ों का हमें पता चलता है, क्योंकि हम स्कूल के बाद आए होते हैं। तो ऐसा कौन-सा लाइफ लेसन आप देंगे? आई डोंट थिंक आई एम दैट मच केपेबल इनफ कि मैं किसी को लाइफ लेसन दे पाऊँ, बट जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन जी। है मैं उससे बताऊं तो सबसे पहली बात जो आपने कही कि आप एज में विश्वास नहीं रखते हैं। आप एज पे विश्वास रखे ना रखे, आपके घुटने जरूर विश्वास रखते जी, जी। हैं। सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पैर आपको बताने लगते हैं कि बेटा आप 28 साल के हो चुके हैं, अब आप हील्स नहीं पहन सकते, आपको स्पोर्ट शूज पहनने जी, पड़ेंगे। मैं समझती हूँ इंसान ने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से बहुत इजीली टाइम डिवाइड कर दिया कि ये 12 घंटे है मेरे पास, इसको मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ कि आई विल वर्क ऑन इट। नहीं वर्क किया तो अगली सुबह फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। बट अगर आप इसको ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे अभी मेरा ऐसा सोचना है, आई जी, डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट।
Why every passing second you are getting old? So that means अगर मैंने आज के दिन भी कुछ नहीं किया तो अगले दिन अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो बट बाय दैट टाइम यू हैव ऑलरेडी बिकम दैट मच टाइम ओल्ड. आपको ये समझना जरूरी है कि एवरी पासिंग सेकेंड और एवरी पासिंग मिनट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर लूजिंग समबडी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ आपको एक लाइफ का सेंस भी आ जाता है कि जी, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल. आपको जरूरी है कि आप समझें, चाहे आपका करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, या आप किसी भी मानसिक तौर से किसी प्रेशर से गुजर रहे हैं. You know, there are people who feel emotions very strongly, like they feel depressed, they like when they are alone they are not able to survive. People who are staying with the family, they are also not able to जी, survive. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक पासिंग सेकंड के साथ आप किसी भी तकलीफ को लेकर मत बैठिए. हर एक पासिंग सेकंड के साथ आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं. एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप देखोगे, जब आप सुबह उठते हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो आप सब कुछ अच्छे से कर दो. जैसे-जैसे शाम गुज़रने लगती है, इंसान का वो जो साइकिल है वो ऑफ कोर्स सन के साथ-साथ इंसान का भी साइकिल लो होने लगता है, इंसान की एनर्जी लो हो जाती है. फिर वो बैठता है और जब वो बैठता है फाइनली रात में, तो वो अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स के साथ बैठ जाता है, जी, जिसको उसने सारे दिन भर इग्नोर किया. तो अगर ये हर रात होता रहेगा और हम सोचेंगे कि नहीं अगली सुबह एनर्जाइज्ड फील करेंगे, अगली सुबह खुश फील करेंगे, तो वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा. जी, ये एक फ्रीक्वेंट आदत बन जाती है कि रात तो दुखी ही गुजरेगी, सुबह अच्छे से करेंगे. और सुबह क्या है, सुबह ऑफिस चले गए, टाइम पास हो गया, लेकिन जब रात को आप अपने साथ बैठते हैं, वो जी, सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती है. बिल्कुल। तो ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ दिन के साथ नहीं गुज़रती है, लाइफ हर एक पासिंग सेकंड के साथ गुज़रती है. आप उसको वर्थ बनाइए. कोई तकलीफ है आप उस पे वर्क कीजिए, आप ये मत सोचिए कि कल सुबह स्टार्ट करेंगे. कल सुबह का कॉन्सेप्ट क्या है आई डू नॉट नो. कल सुबह सुबह ही क्यों पॉजिटिव फील करना है, सुबह ही क्यों एनर्जाइज फील करना कि लाइफ अनसर्टेन है, क्या पता सुबह है, कोई उठे सुबह ही ना। हो ही ना. हाँ, यस. तो पासिंग हर एक पासिंग सेकंड के साथ जिस चीज पे आप वर्क करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सही गलत जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उस पे वर्क बस अभी से करने लग जाओ. ये मत सोचो कि नहीं अभी तो ना 2 बज गए हैं, सुबह स्टार्ट करते हैं. तो वो सुबह नहीं आएगी. पासिंग सेकंड के साथ आप बस चाहिए कुछ करना शुरू कर दो. तो दैट्स एक व्हाट आई फेमस लाइन है, द वे यू डू एनीथिंग इज़ द वे यू डू एवरीथिंग। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप रात को जो काम नहीं कर रहे हो, वो सुबह भी करोगे। तो इसलिए जो काम जब ही जिसका टाइम हो तभी करना चाहिए। मैम आपने तो हम थोड़ी देर पहले कॉलेज लाइफ़ की बात कर रहे थे, तो मैम पुणे की लाइफ़ कैसी है? अगर हमारी ऑडियंस में से अगर वहाँ कोई परस्यू करना चाहे या करना चाहता हो या कर रहा हो, तो किस तरह की लाइफ़ है? आप It's been years since I have left Pune. Since COVID, I have left Pune. But I believe पुणे की सबसे बेस्ट बात ये है, पुणे वालों को पुणे वालों को मुंबई नहीं इतना अच्छा लगता. जी, क्योंकि पुणे इज अ बसलिंग सिटी, पुणे इज अ वेरी बिजी सिटी. तो जिन्हें बिजी सिटीज में भी नहीं रहना है, लाइफ की शांति भी चाहिए, लेकिन मैं गांव में भी नहीं रहना चाहती, जी, तो वैसे लोगों के लिए पुणे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो ठहराव के साथ चलते हैं कि आपको हर रात पार्टी शार्टी नहीं करनी है और आपको बहुत ज्यादा पिछड़े एरिया में भी नहीं रहना है, रूरल जी, सिटीज में भी नहीं रहना है, जी, तो उनके लिए पुणे एक बहुत अच्छी सिटी है. पुणे कम्स विद अ वेरी dynamic structure of working. जी, It has sweet cafes, it has amazing views in like very nearby areas. Education बहुत ज्यादा है, IT hubs भी हैं, पढ़ाई भी अच्छा. अब आप देखेंगी जो रूरल एरियाज की प्रॉब्लम, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, सर्टेन एरियाज में, या मैं बात करूँ उड़ीसा की बात करूँ, या मैं तमिलनाडु की बात करूँ, कुछ स्टेट है इंडिया में जहां पर कंपनीज की आवाजाही इतनी है नहीं, जी, तो लोगों को अपना शहर छोड़कर उधर जाना पड़ता है. लेकिन अगर कोई पर्सन बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे है, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई है, दिल्ली है, सो दे हैव परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ एजुकेशन एज वेल एज हुँ, कंपनीज एंड कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो पुणे उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज
in terms of working opportunities, nightlife is there, serenity is there, tranquility is there, peace है, calm है, इतना fast नहीं है जितना मुंबई या दिल्ली है. अब of course after COVID and after construction of metro it has definitely must have changed. अब तो थोड़ा हो ही गया होगा, बसलिंग हो गया होगा, काफी स्पीड हो गया होगा वहाँ का भी कल्चर. लेकिन हाँ, हुँ, पुणे बाकी सिटीज़ के मुकाबले में काफ़ी सेरेन है और एक सेइंग है पुणे की कि वन्स अ पुणेकर ऑलवेज़ अ पुणेकर. सो हाँ। नो मैटर वेयर आई एम वेदर इन छत्तीसगढ़ और या हरियाणा, एट हार्ट आई एम समवेयर पुणेकर ओनली. सो अ, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और कौन-सा पार्ट, कौन-सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस पॉडकास्ट में काफ़ी वैल्यू मिली होगी आपको और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ हमारे अपकमिंग पॉडकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और रीसेंट वाले जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, वो जाके ज़रूर देखें। तो काफ़ी मैम अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ मैं सीख रहा हूँ जब से मैंने ये पॉडकास्ट को शुरू किया है। तो मैम काफ़ी ज़्यादा आपका शुक्रिया, आप हमारा आपने हमको जो टाइम दिया है। थैंक यू सो ख़त्म करते हैं मच. इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, टिल टिल देन गुड बाय।